देखो, इस टॉपिक से जुड़े ना आपको सिर्फ 5 चीजें समझनी है और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ये सही है या गलत है और क्यों ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है। सबसे पहला, वक्फ का क्या मतलब होता है। दूसरा, क्या एक रिलीजियस इशू है या एक प्रॉपर्टी इशू है। तीसरा, क्या एक नॉन मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है इसमें। चौथा, क्या वक्फ फैमिली में डॉटर्स के लिए फेयर है। और पांचवा, क्या वक्फ बोर्ड जो इंडिया में आर्म फोर्सेस और रेलवे के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, इनके पास जो भी प्रॉपर्टीज है क्या ये डोनेटेड है या अक्वायर्ड है और इसमें क्या डिफरेंस है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों को बहुत ही सिंपली बट बिना घुमाए फिराए इंटेलिजेंटली समझेंगे ताकि देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है सब कुछ समझ पाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वक्फ का क्या मतलब होता है। तो एकदम सिंपल और सरल शब्दों में ये एक मुस्लिम लॉ का कंसेप्ट है जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंटली इन द नेम ऑफ गॉड डोनेट करना चाहता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती है और जो इंसान इसे डोनेट कर रहा है वो वाकिफ बन जाता है। अब एक बार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो इसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि प्रॉपर्टी वक्फ में दी तो जा सकती है लेकिन इसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं होता। जो ओनरशिप होता है ये परमानेंटली ट्रांसफर किया जाता है इन द नेम ऑफ गॉड। आगे समझते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी को वक्फ बना दिया तो ये चले जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में। माने कि जो आपकी प्रॉपर्टी वो एक पीस ऑफ लैंड हो सकती है, एक बिल्डिंग होती है। अब स्टेट वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है कि इसमें ना हम एक मस्जिद बनाएंगे या कब्रिस्तान बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे, जो भी डिसाइड करता है। तो उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वो केयर टेकर, मैनेजर, जिन्हें मुतावली कहते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब मुतावली इस प्रॉपर्टी को, इस वक्फ को बेच नहीं सकते, किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इस वक्फ प्रॉपर्टी पर इनकम जनरेट करनी होती है और जो भी इनकम जनरेट की जाएगी उसे वापस मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। बस इस इनकम का जो 7% हिस्सा होता है, क्योंकि स्टेट वक्फ बोर्ड इतनी सारी चीजें कर रही है, 7% ऑफ द इनकम वापस स्टेट वक्फ बोर्ड में कंट्रीब्यूट की जाती है। सिंपल, वापस रिकैप करते हैं। तो आपने प्रॉपर्टी को वक्फ बना दिया, जो परमानेंट नेचर का होता है वापस नहीं लिया जा सकता। अब इस वक्फ को मैनेज करने के लिए मुतावलीज अपॉइंट किए जाते हैं जो आंसरेबल होते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड को। इंडिया के हर स्टेट का अपना खुद का स्टेट वक्फ बोर्ड होता है जिसके मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं। वैसे ही सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल होता है जिनके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाए तो उसे मैनेज करने के लिए ट्राइब्यूनल भी बनाया गया और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए है वक्फ एक्ट, जिसे हम अब समझने वाले हैं। अब इंडिपेंडेंस के पहले से लेकर 1995 तक वक्फ एक्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस किए गए, लेकिन प्रॉब्लम्स और कॉन्ट्रोवर्सीज बरकरार रही। फाइनली 2025 में जो चेंजेस और अमेंडमेंट पास किए गए हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इससे पहले भी एक बार इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वक्फ में मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे और ये हुआ था 2013 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे। तो जरा सा इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हुआ ये कि मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशंस को एनालाइज करने के लिए 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने 2006 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब इस रिपोर्ट में एक डेडिकेटेड सेक्शन था ऑन स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें कुछ मेजर कंसर्न्स हाईलाइट किए गए। जैसे सबसे पहले रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि 2006 में 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज है अक्रॉस इंडिया, जिसका टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 6 लाख एकड़ का है, जिसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में। अब जहां इन प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ एस्टिमेट की जा रही है, वहीं इनकी बुक वैल्यू सिर्फ 6000 करोड़ की है। और इतने वास्ट लैंड होल्डिंग और हाई मार्केट वैल्यू होने के बावजूद इन प्रॉपर्टीज से जो एनुअल इनकम जनरेट हो रही है वो सिर्फ 163 करोड़ की है, मतलब सिर्फ 2.7 का रेट ऑफ रिटर्न। ये पुअर इनकम जनरेशन इन वक्फ प्रॉपर्टीज का अंडर यूटिलाइजेशन और मिसमैनेजमेंट दिखाता है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने इन वक्फ प्रॉपर्टीज का इमेंस पोटेंशियल पर एम्फसाइज करते हुए कहा कि अगर इन प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक मिनिमम साइड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न भी रखे तो 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू, मतलब 12,000 करोड़ की एनुअल इनकम जनरेट की जा सकती है। अब इन की फाइंडिंग के बेसिस पर कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन भी दिए, जैसे स्ट्रिक्टर रूल्स हो सकते हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए, मुतावलीज के लिए डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग हो सकती है ताकि ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग हो, एंक्रोचमेंट इशू ना हो,
ट्राइब्यूनल की पावर के बारे में बात की गई, वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई, टाइमली सर्वे के बारे में बात की गई, और ये भी कहा गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के लिए आप मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर से भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो। अब इन रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2013 का ये अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सच्चा कमेटी रिपोर्ट है 2024 में जब बिल पेश किया गया था उसमें भी इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशन को ध्यान रखा गया था। अब वक्फ एक्ट में डिफरेंट अमेंडमेंट के बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व नहीं हो रही थी, जिस कारण 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल और मुसलमान वक्फ रिपील बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? वक्फ रिलेटेड रूल्स को क्लियर करने के लिए, वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग को स्मूदर करने के लिए और वक्फ प्रॉपर्टीज के बेटर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इन बिल्स को काफी क्रिटिसिज्म मिला, जिस कारण इन्हें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया। कमेटी ने पब्लिक, एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करने के बाद उनकी ओपिनियन कलेक्ट किए और इन बिल्स के लिए 25 रिकमेंडेशन दिए, जिन्हें इन बिल में इंट्रोड्यूस किया गया। जिसके बाद कमेटी ने 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसके बाद ये बिल लोकसभा में और फिर राज्यसभा में पास हो गया। तो अभी तक हमने वक्फ के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। तो इस कंसेप्ट में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए जो सिस्टम, रूल्स और एक्ट बनाए गए हैं ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल, प्रॉब्लमैटिक और आर्बिट्ररी थे। तो एक एक करके ना हम समझते हैं कि एक्ट के कौन से पार्ट्स एक्चुअली में कॉन्ट्रोवर्शियल थे और जो अमेंडमेंट लाए गए क्या ये कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या नहीं, आप एंड में बताइएगा। जैसे सबसे पहले ये एक्ट कहता था कि एक नॉन मुस्लिम भी, हिंदू, जैन, सिख भी अपनी प्रॉपर्टी को एज वक्फ डेडिकेट कर सकता था। लेकिन अब ये एक्ट कहता है सिर्फ वही लोग जो पिछले 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग अपनी प्रॉपर्टी को एज वक्फ डेडिकेट कर सकते हैं, वरना नहीं। दूसरा, इस एक्ट का मेरे हिसाब से सबसे आर्बिट्ररी प्रोविजन जो था, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन था, वो है वक्फ बाय यूजर का। मैं समझाती हूँ। हमने अभी तक क्या देखा कि वक्फ बनाने के क्या रूल्स है? 3 सिंपल रूल है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इन द नेम ऑफ गॉड परमानेंटली डोनेट कर देते हो तो वो वक्फ बन जाती है। जब नीचे के 2 प्रोविजन समझना बहुत आसान है, प्रॉब्लम आती है पहले वाले प्रोविजन में। देखो हम क्या करते हैं, अगर प्रॉपर्टी का खरीद बेच करना है तो हम क्या करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सील डीड कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं। लेकिन इस प्रोविजन के हिसाब से अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ मानना है या नहीं, इसके लिए कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन, कोई रजिस्ट्री, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये मान लिया जाता था यूसेज के हिसाब से, सालों से उस प्रॉपर्टी में क्या गतिविधियां हो रही उसके हिसाब से कि वो वक्फ है या नहीं। जैसे ये बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस है जिसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड था, उसके एंसेस्टर्स ने वहां पे मॉस्क बनाया था और वो पब्लिक के लिए ओपन था कि वहां आके प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जब ओनरशिप की बात आई ना कि क्या ये जो प्रॉपर्टी ये मेरी है या फिर ये वक्फ है, और बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दिखाया कि मेरे पास 2 सेल डीड है, ये दिखाने के लिए कि ये पीस ऑफ लैंड का मैं ओनर हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्या देख रहे हैं, ये पीस ऑफ लैंड पब्लिकली ओपन था, यहाँ पे लोग आके नमाज पढ़ते थे, आजान ऑफर करते थे, ये सारी चीजें करते थे, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे, हम ये अज्यूम कर लेंगे, इन्फर कर लेंगे कि ये जो पीस ऑफ लैंड है ये वक्फ है, आप इसके राइटफुल ओनर नहीं हो। यही केस ज्ञानवापी मॉस्क केस में भी साइट किया गया था और ये कहा गया था क्योंकि इस प्लेस में मॉस्क है तो ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी को वापस नहीं लिया जा सकता। तो वक्फ बाय यूजर का ये कंसेप्ट होता है कि एक प्रॉपर्टी में अगर सालों से ऐसी गतिविधियां हो रही है जिसको देख के ये लगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो बिना रिटन डॉक्यूमेंटेशन के, बिना रजिस्ट्री के, बिना किसी चीज के भी ये प्रिज्यूम कर लिया जाता था ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और एक बार अगर प्रॉपर्टी बन गई तो वापस नहीं लिया जा सकता। अब नए अमेंडमेंट में वक्फ बाय यूजर के इस कंसेप्ट को हटा दिया गया और क्लियरली ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ अगर ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा तो ही किसी प्रॉपर्टी को हम वक्फ मानेंगे, वरना नहीं। और अगर कोई इंसान लास्ट 5 साल से मिनिमम इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा है और वो राइटफुल ओनर है, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को एज वक्फ डेडिकेट कर सकता है, वरना नहीं। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेट करता है गवर्नमेंट लैंड से। रिसेंटली हमने देखा हैदराबाद में एक बसे बसाए घने फॉरेस्ट को तबाह करने से पहले प्रोग्रेस के नाम पर गवर्नमेंट आधी रात के लिए भी नहीं रुकी। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती है कि ऐसी हजारों गवर्नमेंट लैंड है, प्रॉपर्टीज है जो वक्फ ने क्लेम कर रखी है, जिस कारण बहुत सारा पब्लिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, हाईवे, ये सब का सब स्थगित पड़ा हुआ है। तो फॉरेस्ट को तबाह करने जितना थोड़ा ना आसान है ना वक्त से प्रॉपर्टी क्लेम करना, इसलिए फॉरेस्ट तबाह कर रहे हैं। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि कोई भी गवर्नमेंट लैंड, चाहे वो तालाब हो या ग्राम समाज की जमीन हो, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट लैंड हो जिसके लिए कोई ऑफिशियल या प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो ये बताने के लिए कि वो वक्त की प्रॉपर्टी है, और वक्त ने अगर क्लेम कर लिया कि गवर्नमेंट लैंड अब वक्त का है,
तो अब वो ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं रहेगी। ये वेरीफाई करने का पावर कलेक्टर को दिया गया कि वो जाए और ओनरशिप वेरीफाई करे। अगर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता है और ये पता चलता है कि ओनरशिप एक्चुअली गवर्नमेंट की है, तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाएगा और वक्फ की लिस्ट से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नाम हटा दिया जाएगा। मतलब किसी भी संपत्ति को हम वक्फ की संपत्ति सिर्फ तभी मानेंगे अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हो। ये क्लियरली दिखाने के लिए कि स्पष्ट रूप से इस लैंड को वक्फ के लिए डेडिकेट किया गया था, वरना अब वो प्रॉपर्टी जो पहले वक्फ क्लेम की गई थी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वापस बन जाएगी। अब ना हम एक साथ 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये कौन डिसाइड करता है डिस्प्यूट के केस में या नॉर्मली भी कि एक स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। तो हर स्टेट में एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, तो सर्वे करते हैं कि स्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, जिसे करने का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। अब सर्वे करने के बाद अपनी फाइंडिंग वो स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड को सबमिट करते हैं। सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट एक गजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करती है, मतलब एक लिस्ट पब्लिश करती है ये बताने के लिए कि स्टेट की ये प्रॉपर्टीज वक्फ प्रॉपर्टी है। दूसरा, लिमिटेशन पीरियड। अब जैसे ही ये लिस्ट आ जाती है, आपके पास 1 साल का पीरियड होता है ये चैलेंज करने के लिए कि क्या आपकी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम बीत जाता है तो आप इस प्रॉपर्टी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्टेट वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को एज अ वक्फ रजिस्टर कर लेती है। तो सिर्फ 1 साल का टाइम होता है। तीसरा, ट्राइब्यूनल इशू। इन केस अगर आपका कोई डिस्प्यूट है कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी है मेरी, ये वक्फ है ही नहीं, तो आप कहाँ केस फाइल कर सकते हो। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं ये हम सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में यहाँ लड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेकिन वक्फ से रिलेटेड जो सारे डिस्प्यूट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में ही लड़े जा सकते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लमैटिक है? प्रॉब्लम ये है कि जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होता है ना, वो फुल एंड फाइनल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि सिर्फ कुछ टेक्निकल एरर के मामले में ही आप आगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हुआ या कोई लीगल एरर हुआ, सिर्फ इन्हीं केसेस में अपील हो सकती है, वरना नहीं। वरना इन ऑल केसेस ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। तो ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है? पहला, तो जो सर्वे कर रहा है वो सर्वे कमिश्नर कर रहा है, जो कि स्टेट अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, लिस्ट आने के 1 साल के अंदर का ही आपके पास पीरियड होता है कि आप चैलेंज कर लो, कौन देखता रहता है गजट नोटिफिकेशन। और तीसरा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उससे आप सिर्फ ट्राइब्यूनल में ही लड़ सकते हो, जिसमें भी आपके पास जीतने के चांसेस काफी स्लिम होते हैं। अब अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस हुए हैं वो आप साफ साफ देख सकते हैं। जैसे स्टेट में आप कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, इसका सर्वे अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, जिससे कि बेटर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो सके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को थोड़ा और न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऐड किया गया है। नए अमेंडमेंट के हिसाब से अगर कलेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, तो फिर वो आगे से वक्फ नहीं मानी जाएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड या कोई दूसरा पार्टी कलेक्टर के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, अग्री नहीं करता, तो उनके पास वक्फ ट्राइब्यूनल में अपील करने का ऑप्शन अवेलेबल है। पहले ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था, लेकिन नए अमेंडमेंट के बाद अब ट्राइब्यूनल की ऑर्डर के अगेंस्ट 90 डेज के अंदर हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। अब एक और प्रॉब्लमैटिक एरिया जो हमने डिस्कस किया था वो था लिमिटेशन का। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 एक लीगल फ्रेमवर्क है जो क्या बात करती है कि कोई भी केस फाइल करने का क्या टाइम लिमिट होना चाहिए। ये क्यों है? ताकि केसेस जो है, डिस्प्यूट जो है, वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए और सालों साल ना चलते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्यूपाई हो जाती है तो उसके पास 12 साल का टाइम पीरियड होता है केस फाइल करने के लिए, क्लेम रेज करने के लिए। वहीं अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्यूपाई हो जाती है तो उनके पास 30 साल का टाइम पीरियड होता है केस फाइल करने के लिए। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज पर ये रूल अप्लाई नहीं होते, उन्हें एक्सेप्शन मिला है। मतलब अगर कोई 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी भी हो तो भी वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम कर सकती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो हमारी है। ये जो एक्सेप्शन है ना, ये सिर्फ वक्फ बोर्ड और प्रॉपर्टीज को मिला हुआ है, ये बाकी किसी रिलीजियस ट्रस्ट एंडाउमेंट को नहीं मिला हुआ है। और इसकी ऑपोजिट, अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसे 12 साल का टाइम पीरियड नहीं मिलता लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, उसे सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है कि तुम 1 साल में केस फाइल कर लो। अगर तुमने नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ की हो जाएगी। अब नए अमेंडमेंट के बाद ये जो एक्सेप्शन है इसे हटा दिया गया है। लिमिटेशन एक्ट 1963 उसी तरीके से वक्फ बोर्ड और प्रॉपर्टीज पर अप्लाई होगा जैसे कि पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। 1 साल के एक्सेप्शन को हटा दिया गया है, 12 साल का टाइम पीरियड मिलेगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वक्फ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कि किसकी है, तो जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता हम उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। और अगर ये पता चलता है कि ओनरशिप एक्चुअली गवर्नमेंट की है तो वक्फ लिस्ट से उस प्रॉपर्टी का नाम हटा दिया जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे और उसे हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। नेक्स्ट अमेंडमेंट रिलेट करता है विमेन राइट से। तो वक्फ क्रिएट करने का एक और कंसेप्ट है वक्फ अलल औलाद का।
फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसान ये बोल सकता है कि जिस भी दिन मेरी फैमिली लाइन मतलब मेरी लाइन ऑफ सक्सेशन खत्म हो जाए, कोई भी लीगल हायर जब ना बचे, तो उस दिन ऑटोमेटिकली मेरी जो प्रॉपर्टी है वो रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट हो जाएगी, वो वक्फ बन जाएगी। इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए ना सिर्फ मेल लीगल हायर्स को ही कंसिडर किया जाता है, मेनली मैरिड वुमेन डॉटर्स को कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स भी इक्वल राइट क्लेम कर पाएगी, उनके इनहेरिटेंस के राइट डिनाई नहीं होंगे, वो अपना शेयर क्लेम कर सकती हैं। अब अगर हम ये जो डिफरेंट बॉडीज है इनकी कंपोजिशन में क्या चेंजेस हुए हैं इसकी बात करें, तो पहले सिर्फ मुस्लिम्स ही वक्फ बोर्ड के मेंबर्स बन सकते थे, लेकिन अब वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे और 2 मुस्लिम वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी कंपलसरी किया गया है। ये जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे ना, इनका रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या चैरिटी रिलेटेड मैटर्स में ही होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं। इसके बाद अगर हम ट्राइब्यूनल में क्या चेंजेस हुए हैं उसकी बात करें, तो पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट मेंबर होता था जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के बेसिस पर फैसले लेता था और ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होता था। लेकिन अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट की पोजीशन हटा दी गई है और उसकी जगह एक प्रेजेंट या फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। तो पहले ट्राइब्यूनल के डिसीजन सिर्फ इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर होते थे, अब जुडिशियल ऑफिसर्स लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। अब हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला ये कि क्या वक्फ एक रिलीजियस इशू है या प्रॉपर्टी इशू है। तो वक्फ का जो कंसेप्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक रिलीजियस इशू है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना इनफैक्ट स्टेट वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, इनका काम ही है वक्फ प्रॉपर्टीज को बेटर मैनेज करना और डेवलप करना। तो वक्फ डेफिनेटली रिलीजियस इशू है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना, स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल काउंसिल हो गया, ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो इनको मैनेज करने के लिए बनाया गया वक्फ एक्ट एक रिलीजियस इशू नहीं है, प्रॉपर्टी इशू है। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ एक माइनॉरिटी के रिलीजियस अफेयर्स, सिर्फ इस कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर्स में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम मेजॉरिटी रिलीजन्स के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको कैसे मैनेज किया जाता है, इसे पैरेलल ड्रॉ करते हैं, उसे समझते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए क्या क्या है, स्टेट वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, लेकिन हिंदू टेम्पल्स को मेजॉरिटी मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेमस तिरुपति टेम्पल की बात करें, तो इसका मैनेजमेंट डायरेक्टली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। टेम्पल का हेड कौन होगा ना, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरा, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट हो तो सीधा कहाँ जाता है, ट्राइब्यूनल के पास जाता है। लेकिन बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ट्रस्ट की बात करें, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, इनकी प्रॉपर्टी में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो या तो सिविल कोर्ट जाता है या तो हाई कोर्ट जाता है। तीसरा, वक्फ प्रॉपर्टी बनने के बाद इसे वापस लेने का कोई तरीका नहीं, टोटल रेस्ट्रिक्शन है। बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे ये अप्लाई नहीं होता, ट्रांसफर वापस करने का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन होते हैं लेकिन टोटल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। चौथा, लिमिटेशन पीरियड बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई होता है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड का एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज है। इसमें 1 साल का ही टाइम पीरियड मिलता है आपको केस फाइल करने का, उसके बाद नहीं मिलता है। तो जहां वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए स्टेट वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल काउंसिल है, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू टेम्पल्स डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा कहां पर हुआ। अब यहाँ पर ना मेरा काम है लॉ क्यों लाया गया, कैसे लाया गया और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है या हाईलाइट करता है उसे समझाना। आपको लॉ से अग्री कराना ये मेरा काम नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जो भी प्रॉब्लम है ये नया लॉ सॉल्व करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स छूट गई हो तो ये भी बता सकते हैं। अगर आप लॉ से अग्री नहीं करते हैं तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।